आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में तो बहुत सॉफ्ट लगता है, पर जिसका असर बहुत हार्ड होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धि। हमारे पास जो स्रोत है वे सिर्फ इसकी परिभाषा नहीं बताते, बल्कि ये पड़ताल करते हैं कि पर्सनल लाइफ से लेकर सरकारी दफ्तरों की मुश्किल दुनिया तक ये चीज कितनी जरूरी है। बिल्कुल। तो आज का मिशन साफ है, ये समझना कि भावनाओं को समझने की ये कला असल में है क्या। ये हमारी जिंदगी और खासकर सरकारी कामकाज के तरीकों को कैसे बदल सकती है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये हमेशा एक अच्छी चीज होती है या इसका कोई स्याह पहलू भी है। चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि जिन भावनाओं को हमें हमेशा काम से दूर रखने की सलाह दी जाती है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं डोंट बी इमोशनल एट वर्क। वही तो स्रोत बताते हैं कि वही भावनाएं एक बेहतर और असरदार गवर्नेंस की नींव बन सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। बड़े पैमाने पर देखें तो एक इंसान जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है और दूसरा जिसमें कम है, उनकी जिंदगियों में असल में फर्क क्या होता है? क्या ये सिर्फ बेहतर मूड में रहने तक सीमित है? नहीं, ये फर्क जमीन आसमान का है। स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि जिन लोगों की भावनात्मक समझ या ईआई ज्यादा होती है, वे एक तरह से अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर होते हैं। अच्छा। उनमें मोटिवेशन, चीजों को बैलेंस करने की क्षमता, सेल्फ कंट्रोल और एक तरह की गहरी संतुष्टि होती है। नतीजा, वो सिर्फ अपने करियर में ही सफल नहीं होते, बल्कि उनकी सेहत भी बेहतर होती है और वे ज्यादा खुश रहते हैं। और दूसरी तरफ जिनकी ईआई कम होती है, वहीं दूसरी तरफ कम ईआई वाले लोग अक्सर अपनी ही भावनाओं के जाल में फंसे रहते हैं। मतलब अकेलापन, डर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और नाकामी का एहसास उन पर हावी रहता है। और इसका असर उनके शरीर पर फीहे तौर पर पड़ता है। नशे की लत, डिप्रेशन, हाई बीपी और दिल की बीमारियां, ये सब कम भावनात्मक समझ से जुड़ी हुई हैं। वाह, तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, इसका सीधा असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ये कनेक्शन तो शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। मतलब ये दिमागी सेहत से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। बिल्कुल, मन और शरीर का सीधा कनेक्शन है। और सामाजिक रिश्तों पर इसका क्या असर होता है? परिवार पर, दोस्तों पर? सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर तो इसका सबसे गहरा असर होता है। देखिए, जो इंसान अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझता है, वो एक बेहतर पार्टनर, बेहतर दोस्त और बेहतर माता पिता बनता है। सही बात है। वो जानता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कैसे किसी मुश्किल बातचीत को संभालना है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं, झगड़े आसानी से सुलझते हैं और परिवार में एक खुला और ईमानदार माहौल बनता है। वे असल में अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। ठीक है, ये व्यक्तिगत स्तर पर तो समझ आता है, पर अब आते हैं उस जगह जहां भावनाओं को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। एक सरकारी दफ्तर, प्रशासन के सख्त नियमों और प्रक्रियाओं के बीच इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या काम? यहाँ इसकी भूमिका दो स्तरों पर काम करती है और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। पहला है संगठन के अंदर यानी दफ्तर के भीतर। एक इमोशनली इंटेलिजेंट अधिकारी अपनी टीम में बेहतर माहौल बना पाता है। वो समझता है कि टीम के अलग अलग लोगों को क्या चीज मोटिवेट करती है। वो ईगो के टकराव को बढ़ने से पहले ही शांत कर देता है और जो अधिकारी और जूनियर के बीच एक ऊंच नीच की एक दीवार सी होती है, उसे कम करता है। बिल्कुल उसी दीवार की बात कर रहा हूँ। इससे ऑफिस पॉलिटिक्स और सत्ता पाने के अंधी दौड़ पर भी लगाम लगती है। लेकिन ये सुनने में थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? क्या असल सरकारी दफ्तरों में, जहां इतना राजनीतिक दबाव और नियमों का जंजाल होता है, सिर्फ एक अधिकारी की भावनात्मक समझ से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये उस मुश्किल सिस्टम को नेविगेट करने का एक शक्तिशाली औजार है। और यहीं पे दूसरा स्तर आता है जो जनता से जुड़ा है। मान लीजिए सरकार को कोई नई योजना लागू करनी है। एक अधिकारी जो लोगों के डर, उनकी उम्मीदों और उनके नजरिए को समझता है, वो उस योजना को बेहतर तरीके से लागू कर पाएगा। और इसका कोई ठोस उदाहरण है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपदा प्रबंधन। अच्छा। जब कोई बाढ़ या भूकंप जैसी त्रासदी होती है, तो उस वक्त लोगों को सिर्फ राशन और टेंट नहीं चाहिए होते, उन्हें भावनात्मक सहारे की भी जरूरत होती है। एक इमोशनली इंटेलिजेंट अधिकारी पीड़ितों के दर्द को महसूस कर सकता है और राहत के काम को ज्यादा मानवीय और तेज बना सकता है। वो सिर्फ नियम नहीं देखेगा, इंसानियत देखेगा। ठीक है, तो हमने ये तो मान लिया कि ईआई एक सुपर पावर जैसी है, बस सवाल ये है कि ये पावर हासिल कैसे की जाए? क्या इसका कोई ट्रेनिंग मैनुअल है? स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं?
हाँ बिल्कुल, छोड़ तुम्हें दो बहुत ही दिलचस्प मॉडल्स के बारे में बताते हैं। पहला मॉडल है एरिक बर्नी का ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका आइडिया बहुत सरल है। बताइए। बर्नी कहते हैं कि हम सबके अंदर 3 तरह की ईगो स्टेट्स या अहम की अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं? जी, पहली है पेरेंट ईगो। इसका मतलब है देखभाल, सहयोग और नियम सिखाने वाला व्यवहार। मिसाल के तौर पर, जब कोई सीनियर अधिकारी अपने किसी जूनियर की गलती पर उसे डांटने के बजाय एक अभिभावक की तरह समझाता है कि इसे कैसे ठीक करना है, तो वो अपने पेरेंट ईगो का इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है, ये समझ आया। और दूसरी है अडल्ट ईगो। ये सबसे जरूरी है। ये तर्क, तथ्यों और यहाँ और अभी की वास्तविकता पर आधारित है। ये लाचार, तर्कसंगत और समस्या को सुलझाने वाला व्यवहार है। और तीसरी है चाइल्ड ईगो, जो हमारी प्राकृतिक, बिना सोची समझी भावनाओं और व्यवहार से जुड़ी है, जैसे अचानक खुश हो जाना या गुस्सा करना या रचनात्मक होना। ये तो बहुत दिलचस्प है। चलिए एक कल्पना करते हैं। एक जिलाधिकारी को एक नई सड़क बनाने के लिए कुछ लोगों की जमीन का अधिग्रहण करना है। लोग गुस्से में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर एक अधिकारी जो एडल्ट ईगो से काम कर रहा है और एक जो चाइल्ड ईगो में फंस गया है, वे कैसे अलग अलग तरीके से पेश आएंगे? बहुत अच्छा उदाहरण है। जो अधिकारी चाइल्ड ईगो में है, वो शायद लोगों का गुस्सा देखकर खुद भी गुस्सा हो जाएगा। रिएक्ट करेगा। बिल्कुल। हो सकता है वो सोचे, ये लोग मेरी अथॉरिटी को चुनौती कैसे दे रहे हैं, और वो शायद पुलिस बल का इस्तेमाल करने या उन्हें धमकाने की बात करे। ये एक रिएक्टिव यानी प्रतिक्रियात्मक रवैया है। और एडल्ट ईगो वाला अधिकारी? वहीं जो अधिकारी एडल्ट ईगो में है, वो स्थिति को रेशनल दिमाग से देखेगा। वो सोचेगा, ठीक है, लोग गुस्से में हैं, उनका गुस्सा क्यों है, उनकी चिंताएं क्या हैं, क्या उन्हें मुआवजे की चिंता है, क्या उन्हें अपने भविष्य का डर है। वो प्रदर्शनकारियों के नेताओं से बात करेगा, तथ्यों को सामने रखेगा, उनकी सुनेगा और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। तो उसका लक्ष्य समस्या सुलझाना होगा, अपनी ईगो को जिताना नहीं। बिल्कुल। एक सफल सिविल सेवक को इन्हीं तीनों अवस्थाओं के बीच संतुलन बनाना सीखना होता है। तो बर्नी का मॉडल हमें हमारी मानसिक अवस्थाओं के बारे में जागरूक करता है। ये एक तरह से खुद को समझने का नक्शा है। पर क्या स्रोत किसी ऐसे मॉडल की भी बात करते हैं जो हमें सीधे सीधे अपने व्यवहार को बदलने के ठोस तरीके सिखाए? हाँ बिल्कुल, और वो है डैनियल गोलमैन का मॉडल, जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। गोलमैन भावनात्मक साक्षरता के लिए 3 प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करते हैं। पहला है भावनात्मक कौशल, इमोशनल स्किल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके व्यवहार के बीच क्या कनेक्शन है। ये जानना कि जब आप गुस्सा महसूस करते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है और आप कैसा बर्ताव करते हैं, यानी सेल्फ अवेयरनेस। बिल्कुल। और दूसरा है संज्ञानात्मक कौशल, कॉग्निटिव स्किल। इसे ऐसे समझिए कि आपके दिमाग में हर वक्त एक कमेंटेटर बैठा है जो हर स्थिति पर अपनी राय देता रहता है। यही सेल्फ टॉक है। हाँ, वो अंदर की आवाज। वही। कई बार ये कमेंटेटर बहुत नेगेटिव होता है, तुम ये नहीं कर सकते, सब खराब हो जाएगा। ये स्किल हमें सिखाती है कि हम उस कमेंटेटर की बातों को सुने, समझें, और अगर वो गलत कह रहा है तो उसे चुनौती दें, अपनी सोच को रीफ्रेम करना सीखें। अच्छा, और तीसरा है व्यवहार से संबंधित कौशल, बिहेवियरल स्किल। इसका मतलब है कि आप जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें तालमेल हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज का टोन आपके शब्दों से मेल खाना चाहिए। मतलब कथनी और करनी में फर्क ना हो। सही पकड़ा। अगर आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं लेकिन आपका ध्यान फोन पर है, तो आपका व्यवहार आपके शब्दों को झूठा साबित कर रहा है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ तो बर्नी का मॉडल हमें ये समझने में मदद करता है कि क्यों हमें खास तरीके से महसूस या व्यवहार कर रहे हैं। ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है। और गोलमैन का मॉडल हमें कैसे उस व्यवहार को सुधारना है, इसका एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान देता है। एक क्यों है तो दूसरा कैसे। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। दोनों मॉडल एक दूसरे के पूरक हैं। ये सब सुनने में तो बहुत शानदार लग रहा है, एक तरह से हर मुश्किल का हल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या हर कोई इसे इतनी अच्छी चीज मानता है या इसकी कुछ आलोचना भी होती है? हाँ, और इसकी आलोचना को समझना भी उतना ही जरूरी है। बताइए। आलोचकों का पहला तर्क ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई ठोस विज्ञान नहीं है, जैसे IQ होता है। इसका कोई एक स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, इसलिए इसे मापना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो ये सब्जेक्टिव है। हाँ, और दूसरा, इसके मूल्यांकन और ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा समय और पैसा खर्च होता है, जो हर संगठन के लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है। लेकिन सबसे गंभीर आलोचना मनोवैज्ञानिक गिब्स की है।
उनका कहना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस नैतिक रूप से न्यूट्रल है, यानी तटस्थ है। नैतिक रूप से तटस्थ, इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ एक कौशल है, एक औजार, और किसी भी औजार की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है। एक मिनट, ये तो बहुत गहरी बात है। तो आप कह रहे हैं कि एक चालाक और मैन्युपुलेटिव इंसान दूसरों की भावनाओं को समझने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल उनका फायदा उठाने या उन्हें धोखा देने के लिए कर सकता है। बिल्कुल। ये तो एक डरावना ख्याल है। बिल्कुल। एक सेल्समैन आपकी भावनाओं को समझकर आपको कोई ऐसी चीज बेच सकता है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। एक नेता लोगों के डर को भड़काकर वोट हासिल कर सकता है। सही। इसीलिए गिब्स कहते हैं कि बिना नैतिक मार्गदर्शन और सही इरादे के इमोशनल इंटेलिजेंस का कौशल खतरनाक भी हो सकता है। ये आपको सिर्फ स्मार्ट बनाता है, अच्छा इंसान नहीं। अच्छा बनने के लिए आपको एक नैतिक कंपास की जरूरत होती है। तो इन सब आलोचनाओं और नैतिक दुविधाओं के बावजूद आज के डिजिटल युग में इसकी बात करना इतना जरूरी क्यों हो गया है? स्रोत के मुताबिक इसकी प्रासंगिकता आज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। कैसे? टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने खासकर युवाओं में अकेलेपन को बढ़ाया है। हमारे ऑनलाइन कनेक्शंस हजारों में हो सकते हैं, पर गहरे मानवीय रिश्ते कमजोर हुए हैं, है ना? हाँ, ये तो है। ऐसे में दूसरों की भावनाओं को सच में समझने और उनसे जुड़ने की क्षमता एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। और नौकरशाही के संदर्भ में? और जहां तक नौकरशाही का सवाल है, आज भी आम आदमी की सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है? कि सिस्टम में कोई सुनता नहीं है, कोई परवाह नहीं करता। हाँ, उदासीनता। बिल्कुल। ये जो उदासीनता है, इसका सबसे बड़ा कारण जनता से भावनात्मक जुड़ाव की कमी ही है। इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण इस उदासीनता की दीवार को तोड़ सकता है और प्रशासन को सिर्फ प्रभावी नहीं बल्कि सच में जन कल्याणकारी बना सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि भावनात्मक बुद्धि या ईआई सिर्फ कुछ अच्छा महसूस करने वाले कोड्स का संग्रह नहीं है। ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सफलता के लिए एक शक्तिशाली प्रैक्टिकल साधन है। बिल्कुल। ये हमें सिखाती है कि भावनाएं कोई बाधा नहीं है, बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल करने पर एक बहुत बड़ी ताकत है। सही कहा।